आपने अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने E इज़ इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला ज़रूर सुना होगा। ये जो फॉर्मूला है ये एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं इसके बारे में देखने को मिल जाता है। नमस्कार, मैं हूं हिमांग चंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 95 और मेरे साथ ही हैं अभिनव खरे। आज हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिसने कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा को एक ऊंचाइयों पर लाने की कोशिश करी है। हमारे साथ मौजूद है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर आयुष गुप्ता। डॉक्टर आयुष गुप्ता के बारे में मैं सूक्ष्म में बता देता हूँ। डॉक्टर आयुष गुप्ता इस समय डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर वहाँ पर तैनात हैं और कहीं ना कहीं वो भारतीय ज्ञान परंपरा को बड़ी तेज़ी से प्रचार प्रसार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ठीक। क्या है ये आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा है जो भारतीय नॉलेज सिस्टम जिसको कहते हैं, इसके बारे में किस तरीके से इस टाइम पे आप बड़े जोर शोर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं? भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी जो प्राचीन शास्त्रीय परंपरा है, जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो हमारी एक पूरी वैदिक परंपरा है, उस परंपरा को ही कहीं ना कहीं आगे ले जाकर और विस्तार में जब हम उसमें उपनिषद दर्शन और बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, उन सभी को जब अपने किसी उपयोग के लिए उसका प्रयोग करते हैं या उसके ज्ञान का जब हम अपने जीवन में कोई उपयोग करते हैं, तो उसी को भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से आजकल कहा जा रहा है। अच्छा, और कहीं ना कहीं मैं अभी आपका एक दिन मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था पांचजन ऑर्गेनाइज़र में, कहीं कहीं था शायद, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें आपने E इज़ इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के बारे में जो आपने मेंशन किया था, ये क्या है, संस्कृत में किस तरीके का इसका वर्णन है? देखिए, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर जो है वो आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला एग्जैक्टली। और इसमें ये बताया है आइंस्टाइन ने कहीं ना कहीं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो। और हमारे यहाँ जो प्राचीन शास्त्रीय परंपरा है उसमें भारतीय दर्शनों में एक दर्शन है अद्वैत वेदांत दर्शन। और उस अद्वैत वेदांत दर्शन में जो सृष्टि की प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी जो है वो एनर्जी से उसकी उत्पत्ति बताई गई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या होता है कि नॉमेनक्लेचर जो है वो डिफरेंट होता है आज की साइंस जैसा। जैसे आप कहेंगे कि वेदों में रसायन शास्त्र है, तो अगर आप उसमें कॉपर सल्फेट जैसा नाम ढूंढेंगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा। उसके स्थान पर उस समय प्रचलित जो नाम होगा वो मिलेगा, आपको तत्व मिलेगा। जैसे कॉपर सल्फेट जैसे शब्द शिखग्रीव के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो सूत्रीकरण है, इस सूत्रीकरण को आइंस्टाइन ने ये समझाने के लिए प्रयोग किया कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही काम जो है वो अद्वैत वेदांत दर्शन में आचार्य शंकर, जिन्हें हम शंकराचार्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने पूरे दार्शनिक अवधारणा में उस तथ्य को स्पष्ट किया है कि एनर्जी से ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। वो वहाँ एनर्जी के लिए शब्द लेते हैं ब्रह्म, और फिर उसके बाद उसका पूरा एक्सटेंशन बताते हैं कि कैसे इस जगत की निर्मित हुई। उसके बाद वो डिराइवेशन वगैरह वो किस तरीके से आया। जी, तो उसमें क्या होता है कि वो सबसे पहले ये बताते हैं कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है। अच्छा। जैसे भारतीय दर्शनों में 6 दर्शन है, षड दर्शन है। उन 6 दर्शनों में प्रत्येक दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति का भिन्न भिन्न क्रम बताता है। उसमें सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, अद्वैत वेदांत है और पूर्व मीमांसा दर्शन है। इस तरह से ये 6 दर्शन हैं जो सृष्टि की भिन्न भिन्न प्रकार से प्रक्रिया बताते हैं। हमारे पास विज्ञान में केवल एक ही दृष्टि है। जो आधुनिक विज्ञान है वो एक परमाणु से शुरू होता है और उससे सृष्टि की उत्पत्ति को, तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है आज आधुनिक विज्ञान में वो परमाणु है। और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि परमाणु को भी वो छोटा 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 कण के करके और हिग्स बोसॉन तक पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिस सृष्टिवाद की तरफ हैं वो भौतिकता से युक्त सृष्टिवाद है। जब हम परमाणु की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं परमाणु एक भौतिक तत्व है और अचेतन है। लेकिन हमारे यहाँ जो 6 दर्शन है उन्होंने 6 तरह की सृष्टि प्रक्रियाएं बताई हैं भिन्न भिन्न तरीके से। कभी चेतन से सृष्टि की उत्पत्ति, कभी अचेतन से सृष्टि की उत्पत्ति, कभी चेतन और अचेतन दोनों को मिलाने से सृष्टि की उत्पत्ति। तो ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है वो अद्वैत वेदांत के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाला भी एक सूत्र है। अच्छा, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में हम लोग बिग बैंग थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं।
तो उसमें हम लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से हमारे धरती की प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। और कहीं ना कहीं आपसे ये सब सुन करके मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये थ्योरियाँ दी गई हैं वेस्ट के साइंटिस्टों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं हमारे वैदिक काल में जो ऋषि वगैरह हुए हैं उन्होंने पहले ही दे रखी थी। एक पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत पढ़ते हैं, 10th में भी अगर बच्चा है तो पाइथागोरस थ्योरम को ज़रूर पढ़ता है। ये वेदों में इसका भी कहीं ना कहीं कुछ पाइथागोरस थ्योरम का भी कुछ ना कुछ आता है क्या लिंक? देखिए, वेदों में पूरी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कर्मकांड की प्रक्रिया है, उसमें हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। लेकिन जो आज तक जो दृष्टि रही वेदों को पढ़ने की, वो इस प्रकार की रही कि वेदों में जो यज्ञ के मंत्र हैं सिर्फ उन्हें एक कर्मकांड की दृष्टि से समझा गया। जब हम उसका और एनालिसिस करते हैं तो उसके बहुत सारे भाग हैं। एक भाग है शुल्ब सूत्र, कई ऐसे ग्रंथ हैं शुल्ब सूत्र। शुल्ब का अर्थ है रस्सी। तो उस समय जो यज्ञ करने की प्रक्रिया होती थी, उसकी वेदियां जो बनाई जाती थी यज्ञ की, जो ऑल्टर होती थी, सेक्रीफिशियल ऑल्टर जिसको हम यज्ञ की वेदी बोलते हैं, उसका भी डायमेंशन जो है वो फिक्स था। उसका मेजरमेंट जो है वो हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों ने, मैं एक शुल्ब सूत्र की बात बताऊंगा आपको, बोधायन शुल्ब सूत्र। उस शुल्ब सूत्र में जो वेदी बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये पहले से बताया गया है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, भुज कर्ण कोटि न्याय, ऐसा एक सिद्धांत वहां प्रतिपादित है। और इस सिद्धांत में ये जो पाइथागोरस की थ्योरम है, वो पूरी की पूरी पाइथागोरस की थ्योरम जो है वो उसमें ट्रांसलेट होती है, पहले से विद्यमान है। अच्छा, ये बात सही है बिल्कुल। कभी आप अगर एंशंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जब हमारे एंशंट हिस्ट्री के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ी जाएगी, तो उसमें ये बड़े ही तरीके से दिखाया गया है कि हमारे एंसेस्टर्स ने जो ज्योमेट्री का वो बनाया है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति से लेकर के उनको बनाया है, और उनका मेज़रमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है। मैं एंशिएंट हिस्ट्री में एक दिन पढ़ भी रहा था कि जो ब्रिक्स का रेशियो था 1:4 था, वो बिल्कुल एग्जैक्ट था। हाँ, और ऐसे कई तरह के यज्ञ हैं। मतलब आपने जो 1:4 बताया वो हो सकता है किसी तरह के, कई प्रकार के याग हैं। जैसे आप शेन याग ऐसे करके एक फाल्कन शेप में पूरी वेदी बनती है। तो वेदियों का जो आकार है, जो शेप है, वो भी डिफरेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वेदियों को बनाने की प्रक्रिया में एक गणित उसमें लगाया गया है। ये गणित है कि वेदी का जो आकार है वो अलग अलग होगा, लेकिन उनका एरिया सेम होगा। तो हमारे पास 800 BC में जिस बोधायन शुल्ब सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसका समय 800 BC है। और उस ग्रंथ में हमें ये बताया गया है कि कैसे हम एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं सेम एरिया के, 800 BC में। और आज के समय में वो ज्योमेट्री का जनक है, जिसको हम प्रोपाउंडर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं, वो यूक्लिड को माना जाता है। उसका समय है 250 BC, 250 BC, यानी कि लगभग 600 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व एक ऋषि जो है वो रिकॉर्डेड आपको ज्योमेट्री के विषय में एक पूरा सिस्टम देता है। और आप कहते हैं कि ज्योमेट्री का जनक जो है वो यूक्लिड है। तो मुझे लगता है कि शायद ये हमारी एक मानसिक गुलामी है कि वेस्टर्न नाम है तो आप उसको तवज्जो देते हैं। ये क्योंकि वेस्टर्न का ऑलरेडी कहीं ना कहीं डोमिनेंसी है पूरे वर्ल्ड पे, और एक टाइम था जब यूरोप का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ करता था। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप तो ऑलरेडी भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों से लेकर के कि कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों के द्वारा जो रिसर्च की गई थी वो वेस्ट के साइंटिस्टों ने उसकी कॉपी कर दी है? ये मतलब आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले बार बार आपने 2 बार इस बात का जिक्र किया कि मैं भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ा रहा हूँ, मैं भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैं भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि हमारे मार्गदर्शक जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास नई दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव हैं उसके, आदरणीय अतुल भाई कोठारी जी, उनका एक लगातार प्रयास है। और ऐसा नहीं है कि आज से है, मुझे लगता है कि शायद 2002 में जब इस न्यास की स्थापना हुई थी, उसी समय से वो भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को तो उनके मार्गदर्शन से अभी जो है वो उस तरह से हमने कार्य करना शुरू किया है, किंतु मार्गदर्शन इसमें आदरणीय अतुल भाई कोठारी जी का है। तो मैं ये कहूँगा कि ये मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, उनका प्रयास है। उन्हीं के प्रयास को हम लोग छोटे छोटे गिलहरी प्रयास से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात आपके प्रश्न की, तो मुझे शायद
यहाँ पे ये कहना ज़रूरी होगा कि वाकई में भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी सारी समृद्ध परंपरा है, इतनी विशद परंपरा है और इतनी स्पष्ट परंपरा है कि यदि हम इस परंपरा का उपयोग करें तो शायद हमें ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे चीज़ों के लिए बार बार अभियान नहीं चलाना पड़ेगा। आप देखेंगे कभी कि हमारे यहाँ ऋषियों ने कभी वैदिक जो समय है, वैदिक उत्तर वैदिक काल, इन कालों में कभी भी ऋषि जो है वो चेतावनी देते हुए नहीं मिला कि पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसका कारण ये है कि हमारे उस समय के भाव में ही वो चीज़ विद्यमान थी, हमारे उस समय के लोगों में वो चीज़ विद्यमान थी कि बिना एनवायरमेंटल साइंसेस विषय के उनकी अध्ययन शैली में ही वो चीज़ रहती थी कि वहाँ भाव था। अथर्ववेद में एक पंक्ति आती है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, कि माँ भूमि जो है वो हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो इस तरह का भाव जो है वो पर्यावरण के साथ उस समय होता था। उस समय कभी ऋषि ने चेतावनी दी कि आपके यहाँ ये समस्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आएगी, कभी ऋषि ने ये चेतावनी नहीं दी कि आप भूकंप आएगा, कभी ऋषि ने ये चेतावनी नहीं दी कि इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा। सामान्य रूप से प्राकृतिक आपदाएं आती थी, किंतु उस समय का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सस्टेनेबल है, धारणीय है और उसे हम पुनर्जीवित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने बात करी और कहीं ना कहीं पूरा विश्व इस पर जोर देता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। तरह तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हर साल कॉप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं और बड़े लंबे लंबे टारगेट्स दिए जाते हैं। इंडिया भी उस पर काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने जिस तरीके से हमारे ऋषियों ने इस पर रिसर्च किया, काम किया, अगर हम इस पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकते हैं? निश्चित तौर पर। उसका कारण ये है कि जो अभी एसडीजी गोल्स जो हैं, जो 16 गोल्स 16 गोल्स है, तो उसमें जो 16th गोल है कहीं ना कहीं वही प्रारंभिक स्तर से होना चाहिए। ये जो कॉपरेशन की बात कही है, हमारे यहाँ सारी चीज़ें सस्टेन इसलिए करती थी क्योंकि जब तक हम कोऑपरेशन का भाव नहीं रखेंगे तब तक सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ एक वेदों में एक सूक्त है और उस सूक्त का भाव ही ये है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। तो हमें साथ साथ मिल के चलना है और हमें कॉपरेशन केवल इन एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने के लिए नहीं रखना, हमारे पूरे जीवन में वो संगच्छध्वम संवदध्वम का भाव होना चाहिए। एसडीजी गोल्स का एक एक गोल जो है, उस हर गोल पर हमारे वैदिक अध्ययन में, वैदिक जो हमारा साहित्य है उसमें हर एक एसडीजी गोल्स पर अपने आप में एक बड़ा साहित्य विद्यमान है। वो केवल साहित्य नहीं है, वो एक व्यवहार है। अगर आप उसका व्यवहार करें तो शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरह की किसी कॉन्फ्रेंस की या इस तरह से किसी एक स्थान पर मिलकर बैठकर उसकी समस्या के समाधान की आवश्यकता पड़ेगी। वो स्वयं समाधान हो जाएगा। सही बात बोल रहे हैं आप। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो उसको कहीं ना कहीं हमें अपने एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होगा। मुझे एक बहुत ज़रूरी एक क्वेश्चन याद आ रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब अपने बचपन के दिनों में 10th और 12th में पढ़ा करते थे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ईजी नहीं होता था पढ़ना, लेकिन संस्कृत में क्या इसका कुछ ना कुछ मेंशन मिलता है क्या? जी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है मैं उस पर पहले चर्चा करूं तो जो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। और आज के समय में जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा। उसका कारण ये है कि एक आचार्य पिंगल हुए, अच्छा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा छंद शास्त्र। आचार्य पिंगल मैथमेटिशियन नहीं थे, वो एक म्यूजिशियन थे। उनके साथ समस्या ये थी कि उनके साथ कुछ अक्षर थे, कुछ सिलेबल्स थे और उनकी कुछ मात्राएं थीं। तो वो ये जानना चाहते थे कि मेरे इन अक्षरों में कौन सी मात्राएं लगाकर मैं प्रस्तुत करूं ताकि सामने वाले को वो स्वर जो है वो सुंदर सुनाई पड़े, उसकी जो पिच है, जो टोन है वो अच्छी सुनाई पड़े। और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में उन्होंने जो एल्गोरिदम डेवलप किया उसको कहते हैं मेरू प्रस्तार। और ये मेरू प्रस्तार को बाद में जाकर किसी पास्कल नाम के मैथमेटिशियन ने पास्कल्स ट्राइंगल नाम से उसको कॉपी किया और उस पास्कल्स ट्राइंगल से ही ये कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये डेवलप हुआ। तो इसका जो मूल है, न केवल इसका बल्कि पूरी गणित का मूल ये है कि वो गणित का सूत्र किस समस्या का समाधान कर रहा है। अगर हम ये छात्रों को बताएं तो शायद
मैथमेटिक्स जो है वो सबसे पसंदीदा विषय जो है वो बच्चों का होगा। आज के समय में गणित को पढ़ाने की जो प्रविधि है वो ये है कि आपको एक सूत्र देते हैं और उसमें आप मान रखते हैं और उत्तर निकालते हैं। इसलिए शायद कहीं ना कहीं ये समस्या जो है वो आ रही है। तो गणित का जो उद्देश्य है कि हमें समस्या के समाधान के लिए इस विषय को चुनना है, ना कि समस्या को बढ़ाने के लिए इस विषय को चुनना है। सही बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि अक्सर बच्चों को देखा गया है कि मैथ्स एक इतना टिपिकल सब्जेक्ट होता है लोगों के लिए कि लोग मैथ्स को चाह कर भी नहीं ले पाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन खैर ये हमारी दुर्भाग्य की बात है कि हमने बहुत सारे आक्रमण झेले, जिनके वजह से जो ऋषियों के द्वारा दी गई सॉल्यूशंस थे वो सॉल्यूशंस आज हमारे पास नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूँ और हमारा चैनल भी आशा करता है कि जिस तरीके से आपका जो न्यास है, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, वो कहीं ना कहीं इस पर काम करेगा अच्छे से। और डेफिनेटली जो ऋषियों के द्वारा दिए गए सॉल्यूशंस हैं वो हमारे आम जनमानस तक बहुत जल्द ही आएंगे। और लोगों के अंदर जो एक डर था, भय था कि हमें मैथ्स नहीं बन रही है, हम मैथ्स सब्जेक्ट नहीं लेंगे अपने फ्यूचर में, वो कहीं ना कहीं मैथ्स सब्जेक्ट को दोबारा फिर से लेंगे। तो ये थे हमारे साथ। मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा जी कि पूरे भारत में ऐसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना, भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना, वो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़ें। आदरणीय अतुल भाई कोठारी जी इस विषय में बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो पूरे भारत में इस विषय को पहुंचाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक निवेदन भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ये अपने सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को एक बार एक्सप्लोर करें गूगल पे जा कर के, जिससे कि उससे जुड़ सकें। और जुड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी जो वैदिक काल से चली आ रही जो ज्ञान की परंपरा थी उसको फिर से आगे अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आयुष गुप्ता, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख हैं, और डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त भी हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने न्यास के द्वारा पूरे भारत में फैलाया जा सके। और हम उम्मीद करते हैं कि ये न्यास आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से पूरे भारत में इसका विस्तारीकरण करेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।